आपका बहुत बहुत स्वागत। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जबी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो देखे हैं आदमी हमने, अभी तो देखे हैं आदमी हमने, इंसान देखने अभी बाकी है। आज हम आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में जानकारी देने वाले हैं। पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक भारतीय को इस शिक्षा नीति का ज्ञान होना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं, इससे शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस समस्त जानकारी को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार 29 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति ने मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई को मंजूरी दी। किसी विश्व को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई, यह एक महत्वपूर्ण बात है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 1917 में पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 में और बाद में 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे, यानी अब 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। स्कूल पाठ्यक्रम के संबंध में अगर देखें तो स्कूल पाठ्यक्रम के 10-2 की जगह 5-3-3-4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाने वाली है। 5-3-3-4 यानी 5+3+3+4 का क्या मतलब है, तो यहाँ 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के क्लास और 1 और 2, यानी 3 साल प्री स्कूल और उसके बाद 1 और 2 क्लास। 3 का मतलब है क्लास 3, 4, 5, क्लास 3, 4 और 5। इसके बाद 3 का मतलब है क्लास 6, 7 एंड 8 और आखिर के 4 का मतलब है क्लास 9, 10, 11 और 12, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि अभी तक सरकारी स्कूलों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए किसी भी कक्षा का प्रावधान नहीं था, जिसे विश्व स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली और दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 वर्ष में
सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख, राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा को 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। 5वीं तक के लिए अब अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है और स्थानीय भाषा में 5वीं तक की पढ़ाई की जा सकेगी। इसे क्लास 8 और उससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी, यानी कि निचले स्तर पर विदेशी भाषाओं की पढ़ाई नहीं होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को द्वारा मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव यानी संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। क्योंकि अभी हम देखते हैं तो पढ़ाई तो वो 5वीं तक की कर लेते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग भी उन्हें सही तरीके से नहीं आता बच्चों को। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020-21, NCERT 8वीं वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा विकसित करेगा। NCERT द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा के बीच अंतर, स्कूलों में शैक्षिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच कोई खास अंतर नहीं किया जाएगा। 6वीं क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाने वाले हैं। इसके लिए जो इच्छुक छात्र हैं 6वीं क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जा सकती है उनकी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। तो अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी कि कोई पेंटिंग, म्यूजिक या कोई और आर्ट सीखना चाहता है, तो अब ऐसी व्यवस्था है। सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों SEDG की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक शिक्षकों के लिए विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श भी किया जाएगा।
अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2020-21 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। तो अब 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर अधिक बल देना है। रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, जो अभी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। GDP का 6% शिक्षा में। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी 4.43% है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है कि 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा। तो पूरे देश में उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ एंड मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECL का गठन किया जाएगा। एक नया आयोग गठित होगा, उच्च शिक्षा आयोग। HECL के 4 स्वतंत्र निकाय या सहयोगी भी होंगे, वर्टिकल होंगे। उसमें पहला होगा नियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। दूसरा है मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। तीसरा वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC। और आखिरी है प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER पहुंचाने का लक्ष्य किया गया है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार GER 26.3% है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाने का प्रावधान है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम यह क्या है, आइए देखते हैं। पहली बार लागू किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अब जैसे कोई परेशानी होती है छात्र को और वह सपोज पूरा कोर्स नहीं कर पाता है, तो अब यह उसके लिए फायदा है कि वह उसे बीच में छोड़ सकता है, उसे कुछ न कुछ प्रमाण पत्र अवश्य मिलेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल की इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है तो उसके पास कोई अन्य उपाय नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा या बनाया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। तो यह भी एक नई व्यवस्था की गई है।
निश्चित समय तक ब्रेक। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आजादी भी होगी कि अगर कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहे तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज किसी ने अभी कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन लिया है, लेकिन बीच में उसे समझ में आता है कि हमें यह कोर्स न करके दूसरा कोर्स पहले करना है, तो वह उस कोर्स से कुछ समय के लिए ड्रॉप ले सकता है और दूसरे कोर्स को कंप्लीट कर सकता है और फिर बाद में दोबारा उस कोर्स में दाखिला ले सकता है। डिग्री प्रोग्राम उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद ही सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उन्हें एमफिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। शोध करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा। फीस के बारे में कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी। MERU देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी MERU की स्थापना की जाएगी। अब बात करते हैं SC, ST, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लिए क्या प्रावधान है। तो इन श्रेणियों से जुड़े छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना, उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। वर्चुअल लैब पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा हाल ही में महामारी जैसे कि कोरोना और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारी को सुरक्षित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए MHRD में डिजिटल अवधारणा, अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी, प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI
राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। इस नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। तो यहाँ इस नीति की मुख्य विशेषता यह है कि छात्रों में रचनात्मक सोच हो, तो तरटंत शिक्षा प्रणाली ना हो, तार्किक निर्णय लेने की क्षमता हो, उनमें नवाचार या नए नए जो भी शोध अनुसंधान है उनमें करने की भावना विकसित हो, इस पर बल दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति में मुख्य बात यह है कि 5वीं तक अब अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। स्थानीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा को वरीयता दी गई है। इसके साथ ही साथ बीएड 4 वर्षीय होगा। मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया है। शोध अनुसंधान पर व्यापक ध्यान दिया गया है और अब बस्तों कर बोझ भी कम होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में हमने जो जानकारी दी है आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट्स करके बताएं। आपके कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप ऐसे ही वीडियो अगर और भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।